नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल और आपकी अपनी क्लास में मैं प्रमोद सारस्वत एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की मृदा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान की मृदा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, सॉइल ऑफ राजस्थान। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके पार्ट आता ही आता है। स्पेशली जो क्लासेस चल रही हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा स्टेनोग्राफर जो है उसके लिए ये क्लासेस चल रही हैं आपकी। लेकिन दोस्तों, ये पार्ट ऐसा है जो आपके आरएस दीजिए, चाहे एलडीसी दीजिए, सीईटी दीजिए, राजस्थान का कोई भी पेपर होगा, आपके सिलेबस एज इट इज में मृदा जो है वो आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप इसको जो है अपनी हर एक तैयारी, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय आपका खराब नहीं करते हैं और शुरू करते हैं मृदा के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद में मृदा से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट यहां पर नहीं बचेगा। जैसा कि आप अगर मेरे वीडियो देख पा रहे हैं तो मैं आपको काफी डीप और बहुत क्लियरली और बहुत तरीके से इस चीज को क्लियर करा रहा हूं। इस बार जैसा हमारी टैगलाइन भी है कि 200 में से 180 नंबर लाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने आप लोगों के लिए उठाई है। तो दोस्तों, हम लोगों का मेन फोकस है कि आपको जो नंबर है वो हम 90% कवर करेंगे। तो उसी तरीके से आपको ये एजुकेशन कराई जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए मृदा क्या चीज है, जिसको हम इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थ। ठीक है, क्या होते हैं? असंगठित पदार्थ, जो सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सब्सटेंस की वह ऊपरी परत जो कि मूल चट्टान, स्टोन और वेजिटेरियन जो होता है, वेजिटेशन जो होता है, वनस्पति के योग से निर्मित होती है, मृदा कहलाती है। ठीक है, मिट्टियां जो अपक्षयित होती है, झड़ती रहती है, जो चट्टान जब झड़ जाती है दोस्तों, उसके झड़ने से पेड़ पौधों के पत्तों को आपस में जब गल के वो मेल्ट होकर पूरा एक तरह से गल जाते हैं और पूरी तरीके से जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है? मृदा कहलाती है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि दोस्तों कि 2 इंच, क्या 2 इंच अगर जो आपकी मिट्टी बनने में 200 साल से ज्यादा का समय लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब आप कहेंगे कि हमारे चारों तरफ तो मिट्टी मिट्टी है। दोस्तों, मिट्टी जरूर है, लेकिन आप अभी आप पैदा भी हुए हो, लेकिन धरती बहुत पहले पैदा हो गई थी। तो ये मिट्टी बनने का जो टाइम है वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, और इसीलिए आज हर जगह इतनी मिट्टी उपलब्ध होती है। ठीक है, मिट्टी का अगर हम एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट निकालें दोस्तों, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक लेयर है, ये ऑर्गेनिक लेयर सबसे ऊपर होती है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। जब भी आप इसको और खोदते हैं तो यहाँ पर इसका मेन निकल कर आता है, जिसको हम कहते हैं सरफेस। सरफेस किसका? सॉइल का मेन सरफेस होता है। और मेन सॉइल सरफेस के बाद में आप देखेंगे सबस्टेंस, सॉरी सबसॉइल। सबसॉइल क्या होता है? उपमृदा। मृदा, मृदा के बाद उपमृदा आएगी, और उपमृदा के बाद दोस्तों यहां पर सबस्ट्रेटम आएगा, जो तीसरी लेयर होगी। ठीक है, तो यहां पर इसकी तीसरी लेयर आएगी, जो अपक्षयित लेयर होती है। और मतलब मिट्टी और स्टोन, सॉइल और स्टोन का मिक्सचर होता है। यहां पर धीरे धीरे चट्टान अपक्षयित हो रही है। और लास्ट होता है दोस्तों बेडरॉक, मतलब एक कठोर चट्टान। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये चीज बता दी है। अब आ जाते हैं अपने राजस्थान के क्वेश्चनों की तरफ, और राजस्थान में जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर आ जाते हैं। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मृदा दिवस दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये आप इसको विशेष तौर पे याद कर लीजिए, 5 दिसंबर को मृदा दिवस। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये एज इट इज आप याद कर लेना, क्योंकि 5 दिसंबर 5 तारीख से मैं आपको इसको रिमेंबर करा रहा हूं। अब एक होता है मृदा ईयर या सॉइल ईयर या फिर मृदा वर्ष। तो दोस्तों, मृदा वर्ष जब भी आएगा तो आपको क्या करना है? 2015। क्या? 2015। और इसकी नॉलेज किससे ली जाती है? मतलब मिट्टी का या मृदा का या सॉइल का जो लर्निंग होता है या अध्ययन होता है, वो किसमें होता है दोस्तों? इसका जो अध्ययन होगा दोस्तों, वो होगा आपका पेडोलॉजी के अंदर। किसमें होगा? पेडोलॉजी।
ठीक है, ये ड बना हुआ है ना। पेडोलॉजी के अंदर क्या होगा आपका, इसका अध्ययन होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमने तीन चीजें एक बार के लिए इंपॉर्टेंट देखी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, और इसकी जो शुरुआत हुई है दोस्तों वो 19 जनवरी 2015, जब हम मृदा से रिलेटेड योजना निकली, और इसी टाइम पे ये मृदा जो ईयर है वो कब हो जाता है, 2015 में हो जाता है। और जैसा कि आपको याद होगा कि 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे, केंद्र सरकार की ये योजना है, तो प्रधानमंत्री कौन हुए, प्रधानमंत्री सीधी बात है आपके नरेंद्र भाई मोदी। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी को याद कैसे करेंगे कि 2015 में वो थे या नहीं थे। आपने कई बार कंगना रनौत का ये डायलॉग सुना होगा कि हमें एक्चुअली आजादी तो कब मिली है, 2014 के बाद। ठीक है, इसमें काफी मीम्स भी बने हैं, तो ये इस चीज को दिखाता है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आए थे, तो 2014 के बाद की कोई भी सेंट्रल अगर योजना होगी तो वो क्या होगा, नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसका जो स्लोगन होगा दोस्तों वो स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, और पैदावार बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था, और स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी जो स्लोगन है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एक ब्लॉक एक गांव, क्या ये टैगलाइन जोड़ी गई थी, एक ब्लॉक एक गांव, कब जोड़ी गई थी, 2019 और 20 के कार्यकाल में इस योजना के। ठीक है, तो ये भी अगर कभी आ जाता है तो आपको इसके बारे में नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1958 में हुई थी, और सबसे पहली मृदा परीक्षण जो आ, ये प्रयोगशाला जो बनी वो कहां पर बनी है, जोधपुर में बनी है, और उसके बाद में दोस्तों अगर बनती है तो वो कहां बनी है, जयपुर में बनी है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, मे बी रेड जो है वो काफी लाइट चल रहा है। तो 1958 में जोधपुर और जयपुर में। अगर मैं वर्तमान काल की बात करूंगा दोस्तों, तो वर्तमान काल में 113 है, और 113 में भी 101 स्थायी और 12 अस्थायी है। अब 12 अस्थायी का मतलब समझ लीजिए, 12 मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके जो गाड़ियां होती है, तो इसमें हमने जैसे मृदा प्रयोगशाला मान लीजिए ये लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से अस्थायी मतलब चलती फिरती प्रयोगशाला जो है वो आपकी 12 है, और स्थायी जो इस बिल्डिंगों के अधीन आती है वो 101 है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इसका आप इमेज जो है वो निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने स्टेनो या टाइपिंग सीखनी है तो आप सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में 98706018 पर कॉल करके हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज आपको मिलते हैं, और बहुत बेहतर ढंग से सारस्वत स्टेनो क्लासेस में आपको स्टेनो और टाइपिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। और साथ ही ये पहला एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी अवेलेबल कराता है। ऑल ओवर राजस्थान आपको कोई भी इंस्टीट्यूट आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं कराएगा, लेकिन हम लोग आपको वो भी कराते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे, आगे बात करते हैं मृदा का अपरदन, सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन की बात कर रहा हूं तो जल अपरदन पहला आता है। वाटर इरोजन, वाटर इरोजन क्या है, नदियों के द्वारा जो कटाव क्षेत्र बनाया जाता है उसको हम कहते हैं वाटर इरोजन। मतलब एक भरमार मात्रा में तेजी से जो पानी आता है वो काटता है, इसको हम अवनालिका अपरदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वाटर इरोजन होता है ये सबसे ज्यादा कहां होता है, चंबल में होता है, और चंबल में भी कौन सी जगह पे, कोटा में। ठीक है, सबसे राजस्थान की अपन क्योंकि बात कर रहे हैं तो चंबल, और चंबल में कोटा। सेकंड बात कर रहे हैं वायु अपरदन, विंड इरोजन। अब क्या होता है ये समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था, अगर अपन जब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे उसमें मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था बरखान हुआ, अंतर्धैर्य जो बालू का स्तूप होते हैं वो इधर से उधर उड़ते हैं। तो इसी से समझ में आ गया कि वायु अपरदन मतलब वायु के द्वारा मिट्टी के टीबों को इधर से उधर करना, कन्वर्ट करना क्या हो जाता है, वायु अपरदन, विंड इरोजन। और ये सबसे ज्यादा कहां पर होगा, जैसलमेर में।
तीसरा आ जाता है दोस्तों चद्दर अपर्दन। चद्दर अपर्दन क्या होता है? ये वाला अपर्दन। बारिश अगर होगी तो धीरे धीरे लेयर जो है वो उसमें से निकलती जाती है, और चद्दर, इसको हम यहाँ पर चादर या चद्दर, इसको अपर्दन कहते हैं, जिसको शीट इरोजन भी बोलते हैं। इसका भी आप समझ लीजिए दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कहां पर होगी? सिरोही में। कहां पर होगी दोस्तों? सिरोही में। ठीक है, तो ये आपके मृदा का जो सॉइल इरोजन होता है उससे रिलेटेड जो मेन चीजें हैं वो आपकी यहां पर कवर होती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सेम समस्या, जिसको हम बोलते हैं मार्शलैंड। ठीक है, सेम समस्या यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो बहती हुई आ रही है ये आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बहती है। आपको जैसा कि पता होगा, सूखा जो ग्रस्त इलाका है उसमें हरियाली लाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आईजीएनपी के बारे में और ज्यादा डिटेल हम जो है वो भी आपके चैप्टर में है, तो वो भी हम और ज्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पर आपकी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि वहां पे बालू का कण पाए जाते हैं जो कि मोटे होते हैं और उनके बीच में स्थान होता है, और नीचे की जो लेयर होती है वो क्या होती है? पथरीली लेयर होती है मरुस्थल के अंदर। अब ऐसे में जब भी इसमें पानी आएगा, वो पानी क्या करेगा? बहुत जल्दी इसके अंदर घुस जाएगा, लेकिन वो धरती के अंदर नहीं जा पाता है। और धरती के अंदर नहीं जा पाता है मतलब वो एक जगह स्टक हो जाता है। तो ये पानी जो होता है वो क्या हो जाता है? दलदली रूप ले लेता है। जो अपने मार्शी लैंड होते हैं वो बन जाता है यहाँ पर। तो दलदल बन जाता है, और दलदल में जो आप अगर कभी भी नोटिस करेंगे तो किसी पेड़ में आप ज्यादा पानी डालिए, पानी डालते रहिए, जो गमला होता है उसके अंदर नीचे छेद मत कीजिए, इसे पानी करिए, दलदली क्षेत्र बन जाएगा। कुछ ही दिनों में आपका पौधा गल के ही खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके सेम समस्या होती है। और सेम समस्या को दूर करने के लिए आप अगर पहले कभी हाईवे पे निकले होंगे तो यहाँ पर आप देखते होंगे हाईवे के दोनों किनारे पे इस तरह के व्हाइट वाले पेड़ बहुत बड़े बड़े लगे हुए होते थे, जिसको हम सफेदा यूकेलिप्टस भी कहते हैं। ठीक है, तो सफेदा या यूकेलिप्टस सेम की समस्या को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। मृदा से संबंधित कार्यक्रमों की मैं बात करने जा रहा हूं, तो सूखा संभाव्य कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है, परीक्षा के और मृदा में जो परीक्षा से रिलेटेड जो मोस्ट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपको कवर कराते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1974 से 75 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। एक साल छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, 1976 से 77 में इसकी शुरुआत हुई है मरु विकास कार्यक्रम की। और अगर केंद्र का हिस्सा या राज्य के हिस्से की मैं बात करूं तो दोनों ही जगह पे दोस्तों 75% तो आपका केंद्र देता है और 25% आपका राज्य देता है। यहाँ पर भी सेम 75% और 25% ही आपको ये दोनों देते हैं। तो इस तरीके से ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि मृदा में से संबंधित अगर कोई कार्यक्रम होंगे तो वो दो होंगे, एक सूखा संभाव्य कार्यक्रम होगा और एक मरु विकास कार्यक्रम होगा। ठीक है, जिसमें केंद्र की 75% और राज्य की 25% की जो भागीदारी है वो यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब मृदा का वर्गीकरण करने में हाइड्रोजन अणुओं के आधार पे, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उनके आधार पे जो पीएच मान के आधार पे हम क्या कर रहे हैं? अब मिट्टी का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, मिट्टी के कई तरह के वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, उसी में एक वर्गीकरण ये भी कहलाता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि ये पीएच मान के आधार पे 3 तरीके से वर्गीकरण यहाँ पर हो रहा है। अब 3 वर्गीकरण क्या है? पीएच मान अगर आपको पता होगा कि जो 7 होता है वो उदासीन होता है, उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। और अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय मिट्टी या एसिडिक सॉइल कहलाती है, और 7 से अधिक होगा तो वो एल्केलाइन सॉइल कहलाती है, मतलब क्षारीय कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा, अगर पीएच -7 होगा तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर इस चीज को मैं एक बार के लिए ड्रॉ कर देता हूं, सॉरी, ये 7 है, और यहां पर अगर +7 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज अपन याद कर लेते हैं। पीएच मान के आधार पे ये 3 डिवाइडेशन हो चुके हैं। अब जब भी अगर क्षारीय मिट्टी होगी, और क्षारीय मिट्टी को लवणीय और धूसर मिट्टी भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लवणीय और धूसर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि लवणीय धूसर मिट्टी कहेंगे, एल्कलाइन सॉइल कहेंगे, और कब कहेंगे? जब पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय मिट्टी या एसिडिक सॉइल होगी, और पीएच मान अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल सॉइल होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान कर लीजिए।
और इसमें एक चीज और कि जब भी एसिडिक सॉइल होगा उसको आपको क्या करना है, चूना और फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस और चूना मिला देना है इसमें, जिसका, ठीक है, तो चूना और फास्फोरस अगर आप मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी एसिडिक सॉइल जो है वो उपजाऊ हो जाएगी। और अगर आप इसमें रॉक फास्फेट मिलाते हैं, किसमें रॉक फास्फेट मिलाते हैं, अगर आप क्षारीय मिट्टी में जिप्सम या रॉक फास्फेट, ठीक है, जिप्सम या रॉक फास्फेट मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्षारीय मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का पॉइंट है, ये आप क्लियर कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अब मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। और एक चीज इसमें मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो आपके 16 जुलाई 1929 को, कब, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वो कहां पर है, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसके आधार पे राजस्थान की मृदा का जो सामान्य वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है, जहां पर आप पहला वर्गीकरण देखते हैं मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। इसके बारे में हम और डिटेल से भी यहां पर पढ़ेंगे। तो ये पहली है डेजर्ट सैंडी सॉइल, ठीक है। तो डेजर्ट सैंडी सॉइल आपको, जैसा कि आपको पता होगा कि जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी से ही आप बालू रेत से संबंध कर सकते हैं। तो ये जो रेगिस्तानी इलाका है दोस्तों, यहाँ पर ये आप जो देख पा रहे हैं, तो ये रेगिस्तानी इलाके में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आपकी बलुई मिट्टी। इसके बाद मैं बात करता हूं पर्वतीय मिट्टी की। तो पर्वतीय मिट्टी आप ये देख रहे हैं कि जहां से आपकी, ये मैंने आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाया था, तो ये आप इस जगह से शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे यहां तक पहुंचती है। तो ये अरावली पर्वतमाला है और इस जगह पे इसकी जो मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, माउंटेन सॉइल जिसको हम कहते हैं। जलोढ़ मृदा या कछारी मिट्टी, ठीक है, एल्यूवाइल सॉइल जो होती है वो कहां पर होगी, तो आप उस चीज को देखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपके ये आप एरिया देख रहे हैं कौन सा, पूर्वी राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, पूर्वी मैदानी और उत्तरी और दक्षिणी को आप कैसे देखेंगे, जब भी कोई भी नक्शा आप देखते हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में आपके ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये दिशा कौन सी है, तो दिशा से पता चल जाएगा ये पूर्व राजस्थान है। और मैदानी भाग आ जाते हैं तो वहां पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है, नदियों के जो बेसिन होते हैं उसके थ्रू ये बनती है। चलिए, ब्लैक सॉइल की हम बात कर रहे हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी ये देखिए आप, ये पठारी जो इलाका है जिसको हम दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, तो यहां पर आपको काली मिट्टी मिलती है जिसमें झालावाड़ आ जाता है, आपका बारा आ जाता है, कोटा बूंदी के कुछ हिस्से आ जाते हैं, ठीक है। लाल लोमी मिट्टी, तो लाल लोमी मिट्टी अगर हम देख रहे हैं तो आपका ये वाला इलाका आ जाता है जिसमें आपका उदयपुर सेलुम्बर जो नया जिला बना है, आपका राजसमंद का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है। और डूंगरपुर का जो पार्ट आ जाता है वो यहाँ पर बांसवाड़ा वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी होगी। लाल काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जस्ट इसी के पास में जो प्रतापगढ़ का इलाका है, आपके बांसवाड़ा का इलाका है, आपका इसमें जो अभी भीलवाड़ा का जो इलाका है, ठीक है, तो ये सारे इलाके इसमें आ जाएंगे। लवणीय मिट्टी की अगर मैं बात करूंगा तो लवणीय मिट्टी जो होती है दोस्तों वो कहां पर पाई जाती है, ये जालोर सांचौर वाला जो इलाका है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी, बाड़मेर जालोर सांचौर की तरफ, ठीक है। तो और ये जो लवणीय मिट्टी होती है वो कहां पर होती है, अरावली के लेफ्ट में या पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लवणीय मिट्टी कहां होती है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में या वेस्टर्न इलाके में पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी या भूरी बलुई मिट्टी, तो भूरी बलुई मिट्टी अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आधे में जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें आधे भाग में तो लवणीय मिट्टी होगी और आधे से ज्यादा मतलब 70% भाग में क्या होगी, भूरी रेतीली मिट्टी होगी, ठीक है। इसके बाद लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। तो रेड येलो सॉइल जो होती है वो लाल पीली मिट्टी, ये बीच का इलाका जो आपके फिर वो चाहे जयपुर का हो, दौसा का हो, ये बीच के जितने भी सवाई माधोपुर और ये सब जो भी एरिया आ जाते हैं वो यहाँ पर आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये कुछ हमने एज ए मैप इस चीज को देखा है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मैप भरिए, मैप के थ्रू अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा और आपको सिर्फ एक एरिया वाइज ही
आप बहुत सारे क्वेश्चनों को यूं का यूं सॉल्व कर लेंगे। ऐसे एक एक जिला अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको जिंदगी में याद नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। और जिले से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस बार रिपीट जो है वो नहीं होंगे, इस बात को भी आप समझ के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते। मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी और बलुई मिट्टी, ठीक है, डेजर्ट या सैंडी सॉइल की अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको हम और क्या क्या कहते हैं, तो इसको प्यासी मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी मिट्टी, या फिर क्या कहेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। प्यासी मिट्टी कहेंगे या फिर मरुस्थलीय मिट्टी कहेंगे। और ये किसका अवशेष होता है? तैतीस सागर का। दोस्तों अगर आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये तैतीस सागर जैसी चीज तो अब आपके 2 मिनट में समझ में आ गई होगी कि तैतीस सागर क्या है। जैसे हमारे पड़ोस का बच्चा होता है ना, हमें पता होता है इसका नाम क्या है, ऐसे 33 सागर तो मैंने आप लोगों को रटवा ही दिया है कि ये क्यों 33 सागर का पार्ट है। तो अगर नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, लिंक में दिए हुए हैं, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। विस्तार कहां पर है? सीधी बात है, मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? भाई रेतीली मिट्टी है, तो और ठीक है। दूसरी चीज, जब सेम की समस्या पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था कि नीचे तो चट्टाने होती है रेगिस्तान में और ऊपर क्या होते हैं? मोटे कण होते हैं। तो मोटे कण वाली मिट्टी कहां पाई जाएगी? बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जो कि यहां पर ही होगी, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी होगी। अरे राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार क्यों होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 60% एरिया में तो क्या होता है? रेगिस्तान ही है, और रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो सीधी बात है, ये मिट्टी सर्वाधिक भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और नाइट्रोजन और कार्बन की यहां पर क्या होने वाली है? वो कमी रहती है, ठीक है। तो इस बात को हम यहां पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय मिट्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पर्वतीय मिट्टी की, मतलब माउंटेन सॉइल, ठीक है। माउंटेन सॉइल जो कि अरावली वाला इलाका है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको अधूरे निर्माण वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधूरे निर्माण वाली मिट्टी। क्वेश्चन अगर आ जाए अधूरे निर्माण वाली मिट्टी कौन सी होगी, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माउंटेन सॉइल होता है अधूरे निर्माण वाली मिट्टी, जो कि ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर बना होता है। ग्रेनाइट और नीस स्टोन, नीस चट्टानों से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विस्तार क्या होगा? विस्तार अरावली माउंटेन है, माउंटेन एक ही पढ़ा है हमने, बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अरावली के दोनों ढालों में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली के जो दोनों ढाल होते हैं वहां पर क्या उगाया जाता है? वो सबसे ज्यादा आपका मक्का उगाया जाता है, ठीक है। तो ये आप एक बार के लिए उतार सकते हैं। इसके बाद आता है जलोढ़ मृदा या कछारी मिट्टी, ठीक है, जिसको हम कांप मिट्टी भी कहते हैं या बाढ़ वाली मिट्टी भी कहते हैं। कांप भी इसको कहते हैं, बाढ़ लाने वाली मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी भी इसको हम कहते हैं, और डेल्टा मिट्टी भी हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो अन्य नाम होते हैं वो यहां पर हो गए। और ये इसका निर्माण का कैसे होता है? जैसा कि मैंने बताया था, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो आप इसको समझ ही गए होंगे कि नदियों के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। और मैदानी प्रदेश, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जो हमारे नक्शे में जो कॉर्नर का साइड है, जो राइट साइड है, जो मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, वहां पर ये पाई जाती है, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी ये है। तो राज्य की अगर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी होगी दोस्तों? वो आपकी यही मिट्टी होगी, जलोढ़ मृदा या कछारी मिट्टी, ठीक है। और इसमें जो प्रचुरता होती है, आप सीधी बात समझ लीजिए, जो कि जो भी उपजाऊ मिट्टी होगी वो उपजाऊ मिट्टी होगी तो उसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और उसी नाइट्रोजन की प्रचुरता से ही क्या बनती है? वो और ज्यादा उपजाऊ जो होती है वो बनती है, ठीक है। काली मृदा की बात कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज और अपन यहाँ लेके चलेंगे, कुछ क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पर भी बन जाते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं बांगर और खादर। क्या होंगे दोस्तों? बांगर होता है और दूसरा होता है खादर। क्या होते हैं? बांगर और खादर, ठीक है। फर्टाइल जो होती है लेस फर्टाइल होती है, एक मोर फर्टाइल होती है,
मतलब एक कम उपजाऊ होती है और ये ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अब इसको आप समझ लीजिए, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी जो है वो एक तो अगर कम उपजाऊ है, थोड़ी कम है, तो वो बांगर होता है, और अगर वो ज्यादा है, अगर किसी मिट्टी में खाद डली हुई है तो हम क्या बोलेंगे, अरे खाद डली हुई है, बहुत अच्छी उपजाऊ होगी, तो वो खादर कहलाएगी। और अगर वो कम है तो बंजर से बंगर हो गया, तो बांगर से याद करेंगे, जलोढ़ मिट्टी के ही दोनों पार्ट होंगे, बांगर और खादर। अगर कम उपजाऊ होगी बांगर कहलाएगी, ज्यादा उपजाऊ होगी खादर कहलाएगी। ठीक है, चलिए काली मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। हम काली मिट्टी में क्या होगा, इसको हम रेगूर की मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात कौन सी मिट्टी होगी, रेगूर मिट्टी होगी। दूसरी बात स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहलाती है। ठीक है, तो ये यहां पर क्लियर हो गया है। इसके अलावा दोस्तों इसको हम लावा मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी या कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, लावा मिट्टी भी कहेंगे। और लावा किस में से निकलता है, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी मिट्टी भी हम इसको कहेंगे, और कपासीय मिट्टी भी हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसके उपनाम होते हैं दोस्तों, वो आपको याद होने चाहिए। और जो इंग्लिश वालों के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक सॉइल जो होती है वो वोल्काइन से बनी हुई होती है। वोल्काइन जो लावा होता है उसके द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों में ये पाई जाती है, या फिर ये हाड़ौती के पठारों में पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाएगी, हाड़ौती के पठार में, या फिर जो राजस्थान का नक्शा है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में ये जो काली मृदा है वो आपकी पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कुछ बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जल ग्रहण वाली क्षमता, मतलब इसमें कण जो है वो बिल्कुल पास पास में होंगे। अब पास पास में होंगे तो पानी इसके अंदर समा जाएगा, और इसमें सर्वाधिक जो जल ग्रहण होता है वो इसके अंदर सर्वाधिक होता है। तो काली मिट्टी के अंदर जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक होती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, और कपास के लिए उपयोगी होती है। तो कपासीय मिट्टी से ही क्लियर हो गया है कि ये कपास के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, और सर्वाधिक जल को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो किसमें, ब्लैक सॉइल के अंदर पाई जाती है। आगे बात कर रहे हैं लेड लोमी सॉइल, लाल लोमी मिट्टी। इसको दोस्तों हम लाल चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो लाल चिकनी मिट्टी जो है ये कायंत्रित चट्टानों से बनती है। ठीक है, कौन सी चट्टानों से, कायंतरित चट्टानों से। कायंत्रित चट्टानें जिसको हम इंग्लिश में मेटाफॉर्मिक भी कहते हैं। ठीक है, तो मेटाफॉर्मिक जो स्टोन होते हैं, जो कायंत्रित चट्टान होती है उससे क्या बनती है, लाल लोमी मिट्टी, जिसको हम लाल चिकनी मिट्टी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, और लाल लोमी मिट्टी जो होती है वो दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान मतलब सीधी बात राजस्थान का जो निचला पार्ट है वहां पर, और आपको पता होगा कि राजस्थान के निचले पॉइंट से ही क्या निकल रही है, माही नदी निकलती है। तो ये माही नदी के बेसिन में निर्मित होती है लाल लोमी मिट्टी। ठीक है, तो इसका विस्तार कहां होगा, दक्षिण में माही बेसिन नदी पर। ठीक है, और विशेषता क्या होगा, यहां पर मक्के के लिए ये प्रसिद्ध होगी। तो ये चीज आप यहां पर उतार सकते हैं लाल लोमी मिट्टी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिश्रित काली मिट्टी या लाल काली मिट्टी। ठीक है, लाल काली मिट्टी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, ज्वालामुखी और कायंत्रित चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है, किससे, ज्वालामुखी जो वोल्काइन होते हैं, और कायंत्रित चट्टाने, कायंत्रित चट्टाने जो मेटाफॉर्मिक चट्टाने होती हैं, स्टोन्स होते हैं, उनसे मिलकर ये बनी हुई है मिश्रित लाल काली मिट्टी। ठीक है, और जो ये पाई जाती है वो मोस्ट ऑफ भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर वाला जो इलाका है वहां पर पाई जाएगी। भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इस जगह पे जो ये मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी, या फिर जिसको हम कहते हैं लाल काली मिट्टी, ये पाई जाती है। और कपास, मक्का और अफीम, किसके लिए, कपास, मक्का और अफीम के लिए
ये प्रसिद्ध होती है। ठीक है, यहाँ से मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपके लिए कुछ डिफरेंस यहाँ पर रह जाएगा। नेक्स्ट आता है सेनेलाइन सॉइल, जो लवणीय मिट्टी होती है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली बात देखिए, लवणीय मिट्टी को हम और क्या क्या नामों से जानते हैं, तो क्षारीय मिट्टी भी हम इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मिट्टी होता है। ठीक है, क्षारीय मिट्टी भी हम इसको बोलेंगे, बंजर मिट्टी भी हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंजर। भाई क्षारीय है तो सीधी बात है, बंजर है, उपजाऊ जो है वो ये थोड़ी सी कम होती है। रेह मिट्टी या कलर मिट्टी भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह मिट्टी भी इसको कहते हैं, और क्या कहते हैं? कलर मिट्टी भी हम इसको कहते हैं। क्योंकि जब भी ये लवणीय युक्त एरिया में से जब निकलती है, जब खनिजों के एरिया में से जब निकलती है, तो ये पानी जो निकलता है इसके ऊपर व्हाइट व्हाइट सी एक परत आ जाती है, और इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, ये कलर जो कलर छोड़ती है, मतलब कलर की एक लेयर आती है, तो उसको कलर मिट्टी या रेह मिट्टी भी कहते हैं। तो ये लवणीय युक्त मिट्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई या नहरी क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाएगी। ठीक है, जहां पर भी सिंचाई होगी, पानी होगा, सीधी बात है, या नहरी क्षेत्र जो होंगे, वहां पर आपको ये जो है रेह मिट्टी जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, खारे पानी की झीलों के आसपास ये अत्यधिक प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है, और मैंने आपको बताया था कि क्षारीय मिट्टी के लिए हमें जिप्सम और रॉक फास्फेट जो है वो डालना पड़ता है, जिससे ये मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूरी रेतीली या भूरी बलुई मिट्टी की मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, भूरी रेतीली या फिर भूरी बलुई मिट्टी। ठीक है, तो ब्राउन आप बलुई मिट्टी के बारे में हम जब बात करेंगे, तो ये देखिए, इसको हम सिरोजम या धूसर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं, या फिर धूसर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, भूरी मिट्टी या धूसर मिट्टी इसको कहा जाता है दोस्तों। और ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से इसका निर्माण होता है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से इसका क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसको हम क्या कहते हैं? सिरोजम तो कहते ही कहते हैं, ग्रेनाइट की वजह से इसको ग्रेफ्टेड भी कहते हैं। ग्रेफ्टेड क्या कहेंगे? ग्रेफ्टेड मृदा जो है वो भी इसको हम कहते हैं। अरावली के पश्चिम भागों में ये पाई जाती है, और उर्वरता जो होती है वो कमी होती है। मैंने आपको बताया था ये अरावली होती है। अरावली का पश्चिम में जो नीचे वाला पार्ट होगा, ये पूरा पश्चिमी भाग है, देखिए इसका, तो आधा 30% पार्ट तो लवणीय हो जाता है, और बाकी का जो अर्धशुष्क मरुस्थल का पार्ट है वो आपके क्या हो जाता है? भूरी रेतीली या भूरी बलुई मिट्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। जहां पर नाइट्रोजन और कार्बन की कमी रहेगी, फास्फोरस यहां पर अधिक होगा, और इसीलिए इसको हार्ड पेन भी कहा जाता है। हार्ड पेन, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हार्ड पेन भूरी रेतीली या भूरी बलुई मिट्टी को कहते हैं। लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। ठीक है, इसका जो इलाका है वो कौन सा है दोस्तों? वो है बनास क्षेत्र का। कौन सा है? बनास क्षेत्र, जो जहां पर बनास जो है वो बहती है, मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है, और ज्वार के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो मोटे अनाज जो है वो इसमें मिलते हैं बनास एरिया के अंदर। लाल पीली मिट्टी, इसके अलावा मैं दोस्तों बात करूं तो पीली भूरी मिट्टी भी होती है एक। पीली भूरी मिट्टी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए बता रहा हूं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। किस तरह की? स्टेपी मिट्टी। स्टेपी जो पौधे होते हैं उनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो पीली भूरी मिट्टी वो क्या होगी? स्टेपी मिट्टी होगी, जो कि नागौर और पाली जैसे इलाकों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? नागौर और पाली। ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया। एक होती है दोस्तों भूरी दोमट मिट्टी। कौन सी होगी? भूरी दोमट मिट्टी। और भूरी दोमट मिट्टी कहां पर होगी? घग्गर के बेसिन में। घग्गर का बेसिन क्या होगा? आपके ऊपर की तरफ हनुमानगढ़ और गंगानगर, जो घग्गर नदी है उसका बेसिन, और उसको हम क्या कहेंगे? भूरी दोमट मिट्टी कहते हैं।
और काली दोमट मिट्टी से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ जाता है कि काली दोमट मिट्टी, तो ये चंबल बेसिन में मिलती है। कहां पर मिलेगी? चंबल बेसिन के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आप याद रखें या फिर अपने नोट्स में उतारते हुए चलें। आगे हम पढ़ते हैं मृदा का नवीन वर्गीकरण, न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। और ये जो क्लासिफिकेशन सॉइल है ये हुआ है अमेरिकन वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है? अमेरिकन वैज्ञानिकों के द्वारा। वो कहते हैं ना ज्यादा इंग्लिश मत झाड़, अंग्रेज मत बन, तो अंग्रेज बन रहे हैं जब भी तो एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एंटीसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो अमेरिकन वैज्ञानिकों के द्वारा जो मिट्टी का क्लासिफिकेशन हुआ है वो क्या हुआ है? एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल और वर्टिकल सोल्स। अब इसको हम हिंदी में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। शुष्क मिट्टी, ठीक है, जो बिल्कुल ड्राई होती है शुष्क मिट्टी कहलाती है। ठीक है, तो जो रेगिस्तानी इलाका होता है वो क्या होता है? बिल्कुल शुष्क मिट्टी वाला इलाका होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क, मैंने बताया था ना, अर्ध शुष्क मरुस्थल एक होता है, शुष्क बिल्कुल सूखा एक होता है, अर्ध शुष्क जिसमें थोड़ी बहुत वनस्पति मिलती है, तो यही होता है एंटीसोल्स, शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, इसके बाद आता है एल्फीसोल्स, उप आर्द्र और आर्द्र। ये हो गया सब ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी। क्या हो गया? सब ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी। जहां पर आपको देखने को मिलेगी वो क्या हो जाएगा? एल्फीसोल्स हो जाएगा। इंसेप्टिसोल्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? ह्यूमिडिटी वाले पार्ट। और हेवी ह्यूमिडिटी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स कहते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। और वर्टिसोल्स जो है वो हाडोती क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है हाडोती क्षेत्र में वर्टिसोल्स कहां पर पाई जाएगी? तो वो पाई जाएगी हाडोती के क्षेत्रों में। ठीक है, जबकि एंटीसोल्स की मैं बात करूं तो एंटीसोल्स कहां पाई जाएगी? राजस्थान के पश्चिमी भागों में, जो वेस्टर्न पार्ट है। कौन सा? वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिमी भाग। ठीक है, एंटीसोल्स। और आपके एरिडोसोल्स जो होता है दोस्तों, एरिडोसोल्स आपके मोस्ट ऑफ शेखावटी और मारवाड़ जो क्षेत्र है, कौन सा? शेखावटी और मारवाड़, इन क्षेत्रों के अंदर आपके एरिडोसोल्स पाई जाएगी। एल्फीसोल्स जो है वो आपके कहां पर होगी? जो मैदानी भाग है, कौन से? पूर्वी, ईस्टर्न मैदानी भाग जो है उसमें पाई जाएगी, पूर्वी मैदानी भागों के अंदर। ठीक है, जलोढ़ जो भाग है वो वाली पार्ट की बात हो रही है। और इसके बाद अगर अपन बात करें इंसेप्टिसोल्स, तो इंसेप्टिसोल्स जो है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाएगी। दक्षिणी या साउथर्न जो राजस्थान है वहां पर आपकी ये पाया जाएगा। बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, वो हमने यहां पर क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये कुछ मिट्टियों के नाम और उससे रिलेटेड नए राजस्थान की कुछ जगह आपको यहाँ पर बताई हुई है। पहली बात समझ लीजिए, मैंने आपको एज ए नॉलेज, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यार हमें पता होना चाहिए, तो जिन लोगों को अधिक नॉलेज चाहिए वो एज इट इज इसको कई बार उतारिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे साई रोजेम्स जो है मिट्टी, वो किस प्रकार की मिट्टी? साई रोजेम्स मिट्टी है, वो गंगानगर अनूपगढ़ में पाई जाएगी। रेवेरीना की बात करूं तो गंगानगर अनूपगढ़। उसी प्रकार से मैं बात करूं मरुस्थली मृदा, तो गंगानगर अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और सीकर। इसी तरह से जिप्सी फेरस की बात करूं तो बीकानेर। गे ब्राउन जलोढ़ मृदा की बात करूं तो जालोर, सांचौर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही। उसी प्रकार नॉन कैलिसल ब्राउन मृदा की बात करूं तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर, खेड़तल, तिजारा। नवीन जलोढ़ मृदा की बात करूं तो अलवर, खेड़तल, तिजारा, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण। ये अगर आपको ज्यादा अगर नॉलेज की जरूरत है दोस्तों, अगर ज्यादा नॉलेज की जरूरत है तो आप इसको जो है वो कई बार इसको उतार सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीली बुरी मृदा, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। और दोस्तों इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको कई बार जो इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, इसको लिखिए, कई बार लिखिए, एक बार, दो बार, तीन बार इसको लिखने की कोशिश करें और ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इसीलिए मैं ट्रिक क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि नए राजस्थान से रिलेटेड इतने डीप क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अभी हाल फिलहाल नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके बनेंगे तो वो जरूर मैं आपको उस टाइम तक, अगर और कोई किसी भी एग्जाम में आते हैं तो उसके लिए मैं क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जरूर लेकर आऊंगा।
तो ये आपके लिए अभी एग्जाम से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपसे डिटेल से चर्चा जो है वो इस वीडियो में नहीं की है। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका राजस्थान की मृदा का पार्ट, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जब क्वेश्चन निकालेंगे तब हम और डीप जाएंगे और आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, वो आपके लाइव सेशन लेंगे क्वेश्चनों का, उसमें आपको दूर करेंगे। आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी दोस्तों हम लोगों ने ले ली है, तो आपकी पूरी तैयारी भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोग एक बात कर लेते हैं कि शेखावटी क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आप नॉलेज रखिए कि जो शेखावटी का क्षेत्र होता है वो आपका मोस्ट ऑफ होता है दोस्तों, सीकर हो गया, चूरू हो गया, या झुंझुनू का जो पार्ट है वो होता है हाड़ौती क्षेत्र, ऑलमोस्ट कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला पार्ट कहलाता है। उसी तरह बांगड़ क्षेत्र की बात करूं, वांगड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, वांगड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। बांगड़ की बात अलग हो रही है, वांगड़ है, क्या है, वांगड़, वांगड़ क्षेत्र एक अलग होता है। वांगड़ क्षेत्र जो नीचे साउथ वाला जो पार्ट है वो वांगड़ कहलाता है। मगरा भूमि जो होती है पहाड़ी क्षेत्र की भूमि होती है, क्या, मगरा, और मगरा कहां की होगी, पहाड़ी क्षेत्र की, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि को हम क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी प्रकार से ये कुछ मिट्टी के बारे में जो था वो आपको, और इंपॉर्टेंट जो पार्ट रह गया था वो हमने यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।